दोस्तों दुनिया में अगर आपको डायमंड की सबसे बड़ी कंपनियों के नाम अगर आपके दिमाग में आए तो आपने एक कंपनी का नाम सुना होगा, डी बेयर्स। डी बेयर्स के अक्सर कर डायमंड्स के ऐड भी आते रहते हैं इंडिया के अंदर। इस डी बेयर्स नाम की कंपनी को क्रूड डायमंड के मार्केट में एक और बहुत बड़ी कंपनी कंपटीशन देती है। इस कंपनी का नाम है अल्रोजा। अल्रोजा कंपनी एक रशियन कंपनी है। मैं आपको बता दूं, दुनिया की लगभग 30% डायमंड रिक्वायरमेंट ये अल्रोजा कंपनी करती है पूरी। अगर आप देखो तो रशिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोड्यूसर है, इनफैक्ट दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है अल्रोजा। इस अल्रोजा कंपनी के ऊपर और ओवरऑल इसके ऑफिशियल्स के ऊपर यूएस ने रिसेंटली बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं और इसके चलते इंडिया को खासा नुकसान हो सकता है। इस पूरी की पूरी चीज को हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, डायमंड ट्रेड को आपको समझना पड़ेगा। इंडिया के अंदर जो डायमंड्स आते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। इनको आप बोलते हो क्रूड डायमंड। आपको बता दूं कि रशिया की अगर आप फार ईस्ट प्रोविंस में जाओ तो यहां पे एक इलाका है रशिया के अंदर जिसको आप बोलते हो रिपब्लिक ऑफ यकूतिया। इसको साखा भी बोला जाता है रशिया के अंदर। इस इलाके का अगर मैं टोटल एरिया आपको बताऊं तो लगभग है 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आप कह लो। अब इस इलाके में रशिया के अंदर रहते हैं 10 लाख लोग। अब ये जो इलाके का साइज है और इसके अंदर जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत कम है। इसको मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट करके बताता हूं। इंडिया की आबादी है लगभग 140 करोड़। आपको पता है इंडिया का इलाका कितना है? 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इतने इलाके में इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं। और ये अकेले रिपब्लिक ऑफ यकूतिया, ये 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। इसमें रशिया के अंदर केवल 10 लाख लोग रहते हैं। केवल, इनफैक्ट 2018 का डाटा है 9,64,000। तो आप कह लो लमसम 10 लाख या उससे थोड़े से ज्यादा लोग होंगे। बहुत हार्श टेम्परेचर, ज्यादातर समय पे यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर्स रहते हैं। सर्दियों के समय पे तो -40-50 कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन ये जो प्रोविंस है ना, ये माइनिंग के रिस्पेक्ट में रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के 99% डायमंड्स इस कैसे माइन होते हैं। दुनिया के 25% डायमंड इसी रिपब्लिक ऑफ यकूतिया के इलाके से माइन होते हैं। और इन माइनिंग ऑपरेशंस को एक कंपनी ओवरसी करती है जिसका नाम है अल्रोजा। और अल्रोजा कंपनी के ऊपर यूएस ने रिसेंटली बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। ब्लॉकिंग सैंक्शंस यहां पे इंपोज किए गए हैं दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड माइनिंग कंपनी के ऊपर जिसका नाम है अल्रोजा। और ये जो डायमंड ट्रेड है इंडिया रशिया के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रफ डायमंड्स है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। देखिए, ये जो डायमंड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रफ डायमंड है। ये किसी प्रॉपर शेप में आपको नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना, उल्टे सीधे कटे हुए हैं। लेकिन जब ये इंडिया के अंदर आते हैं तो इंडिया में इनकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है। और पॉलिशिंग होने के बाद, कट होने के बाद जो रेडीमेड डायमंड इंडिया के बाद एक्सपोर्ट होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है, एकदम चमचमाता हुआ। ज्यादातर जो डायमंड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होते हैं ना, वो या तो न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू या 4th एवेन्यू पे बिकेंगे, या फिर आप कह लीजिए कि लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, दुनिया के जो सबसे पॉश इलाके हैं, सबसे पॉश मार्केट्स है, वहां पे ये मार्केट बिकते हैं जाके, मतलब ये डायमंड्स बिकते हैं जाके। और ये जो रफ डायमंड बनते हैं ना रशिया के अंदर, ये एक्सपोर्ट। अच्छा, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। हमेशा रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होती है और फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होती है। रशिया के अंदर अगर आप देखो तो एक साल में रशिया ये जो रफ डायमंड्स है, लगभग $4.5 बिलियन के रफ डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है। और ज्यादातर ये एक्सपोर्ट कहां होता है? तो इंडिया में और यूएई में। और ऐसा थोड़ी ना कि ये रफ डायमंड इंडिया के अंदर कंज्यूम करते हैं। अरे, इंडिया की जनता तो वैसे ही गरीब है। कुछ ही लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो डायमंड खरीद सकते हैं मार्केट में। तो ज्यादातर ये जो रफ डायमंड्स इंडिया के अंदर आते हैं, इनकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है, इनसे कटिंग पॉलिशिंग करके इस प्रकार के फिनिश डायमंड बनाए जाते हैं। ये फिनिश डायमंड बाहर की दुनिया में जाके बिकते हैं, महंगी कंट्रीज में जहां लोग इनको अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। डे बेयर्स हो गई, अल्रोजा हो गई, इस प्रकार की बहुत सी कंपनियां इंडिया में डायमंड भेजती हैं। यहां पे कटिंग पॉलिशिंग होती है, फाइनल डायमंड बनता है, जाके फॉरेन मार्केट में बिकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम है, ये जो कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, ये इफेक्ट हो सकती है, क्योंकि रशिया से डायमंड अब इंडिया के अंदर लाना होगा मुश्किल। अल्रोजा को यूएस ने डाल दिया है एक लिस्ट पे, स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट, ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि कोई भी यूएस का नागरिक ओवरऑल इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ ऑफिशियली बिजनेस में इंगेज नहीं हो पाएगा। मान लो इंडिया के अंदर भी कोई कंपनी है जो कि यहां पे अल्रोजा के साथ ट्रेड कर रही है, और उस इंडियन कंपनी में किसी भी प्रकार से यूएस ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ओवरऑल अल्रोजा से चीजें इंपोर्ट कर पाना, एक्सपोर्ट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखो तो अल्रोजा ने यूरोपियन मार्केट से पैसा उठा रखा है, और उस पैसे की जो पेमेंट होती है, यूरो बॉन्ड जो उठा रखे हैं,
आपकी अल्रोजा नाम की कंपनी भी, उस पर जो पेमेंट होती है जिसको आप कूपन पेमेंट बोलते हो, मतलब अपने उधार के ऊपर इंटरेस्ट देना, वो इंटरेस्ट तक रशिया यहाँ पे चुका नहीं पा रहा है, जो कि ओवरऑल डॉलर्स यूरो इन सब में रशिया ट्रेड नहीं कर पा रहा है। किसकी वजह से? सैंक्शंस की वजह से, ये आपको पता है। इनफैक्ट रशिया के जो डायमंड्स हैं इनको यहां पे दर्जा दिया गया है कॉन्फ्लिक्टिंग डायमंड्स। कॉन्फ्लिक्टिंग डायमंड्स मतलब कि ओवरऑल ऐसे डायमंड्स जो कि रशिया की जेब भर सकते हैं, यूक्रेन को दबाने में, वॉर क्राइम्स करने में, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चीजें बोली गई हैं। रशियन मिलिट्री कैंपेन के शुरू होने के बाद अल्रोजा के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है सर्जेई सेजरी इवानोव, इनको भी सैंक्शन कर दिया गया है यूएस ट्रेजरी के द्वारा। अल्रोजा से एसोसिएटेड कोई भी चीज अगर किसी अमेरिकी नागरिक के पास है, चाहे वो अल्रोजा कंपनी के शेयर्स हो, अल्रोजा कंपनी की कोई भी प्रॉपर्टी हो, तो अमेरिकन नागरिक को उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑफिस ऑफ द फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। अगर आप नहीं करोगे तो अमेरिकन नागरिक के अगेंस्ट भी इकोनॉमिक एक्शंस यहां पे लिए जा सकते हैं। तो जो भी यूएस सिटीजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अल्रोजा के साथ इन्वॉल्व है, उनको अपने एसेट्स गिरवी रख देने हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के पास। अगर नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप देखो तो ये जो प्रोविंस ऑफ यकूतिया है ना, रिपब्लिक ऑफ यकूतिया है, यहां पे 32,000 लोगों को नौकरियां मिलती हैं इस अल्रोजा के माइनिंग ऑपरेशंस में। इन सब की नौकरियां यहां पे खतरे में है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के इस ऑपरेशन के चलते अल्रोजा के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं। किसने? आप कह लीजिए यूएस ने। अच्छा, भले ही रशिया एक साल में लगभग $4.5 बिलियन के रफ डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो जब तक ये मार्केट फिनिश फॉर्म में, जब तक ये डायमंड्स मार्केट में फिनिश फॉर्म में पहुंचेंगे ना, $4.5 बिलियन इनकी वैल्यू आराम से 20-25 बिलियन डॉलर हो जाएगी। क्योंकि अब आप समझ सकते हो कि न्यूयॉर्क के 4th या 5th एवेन्यू में, या लंदन के जो सबसे आप कह लो पॉश जगह, जैसे लंदन में एक जगह पिकैडली सर्कल, आप कह सकते हो कि बहुत ही पॉश जगह है, तो वहां पे किसी महंगी दुकान पे अगर आप डायमंड खरीदने जाओगे ना, तो 90% चांसेस है कि वो डायमंड इंडिया से आया होगा। वो किसी साउथ अफ्रीका की माइन में या रशिया की माइन में पैदा हुआ होगा, इंडिया आया होगा, इंडिया से कट एंड पॉलिश हुआ होगा, फिर वो यूएस पहुंचा होगा, यूएस में उसमें कुछ और वैल्यू एडिशंस किए होंगे और वहां के किसी शॉप में वो $1 लाख या $3 लाख इतने का बिक रहा होगा। बड़े आराम से बिकते हैं और वहां पे लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी, लंदन में, यूएस में, इस प्रकार के मार्केट्स में इस तरीके के डायमंड बिकते हैं। इंडिया के अंदर भी खरीदते हैं, बट इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी जैसे ही कुछ लोग खरीद पाएंगे। आम आदमी के बस की बात तो है नहीं भाई 20 लाख या 25 लाख का डायमंड खरीदना। ये तो मैंने लोअर वर्जन बोले हैं, 20 लाख 15 लाख के डायमंड। डायमंड करोड़ों में आते हैं, ठीक है ना, 80-80 करोड़ के भी सेट होते हैं भाई, अमीर लोग खरीदते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि रशिया के ऊपर इसका तगड़ा इंपैक्ट आने वाला है। जो नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स है रशिया के, उसमें टॉप 10 कमोडिटीज में डायमंड आता है रशिया का। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया को इससे प्रॉब्लम हो रही है। रशिया की जो अस्त्रखान प्रोविंस है, वहां पे एक इंडियन कम्युनिटी है, वो डायमंड ट्रेड में बहुत जनरेशन से एक्टिव है। इसलिए आप देखोगे कि 12 दिसंबर 2014 को जब वर्ल्ड डायमंड कॉन्फ्रेंस हुई, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, तो उसमें चीफ गेस्ट थे व्लादिमीर पुतिन, जो कि इंडिया को पता था कि आगे आने वाले समय में हम रशिया से अच्छा खासा इंपोर्ट करने वाले हैं। जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है इंडिया का, यहां पे 46 लाख लोगों को नौकरी मिलती है, 4.64 मिलियन। और अगर अल्रोजा के साथ ये डायमंड का जो ट्रेड है अफेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को अफेक्ट आएगा, नौकरियां जा सकती हैं। इनफैक्ट मुंबई में एक स्पेसिफिक भारत डायमंड बोर्ड बनाया गया है। ये एक स्पेशल कस्टम जोन है। इस स्पेशल कस्टम जोन में रफ डायमंड्स की हैंडलिंग होती है। 2 सेक्शंस है, एक इंपोर्ट है, एक एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट के अंदर ये रफ डायमंड्स आते हैं, उसके बाद यही बन के एक्सपोर्ट के थ्रू देश के बाहर निकल जाते हैं। तो ओवरऑल इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम रशिया से डायमंड्स देखें, डायमंड्स छोटी सी चीज है, कोई कोयला तो है नहीं कि शिप में भर के आ रहा है। आराम से एक छोटे से पैकेट में आप डायमंड भर के लेके आ सकते हो। लेकिन पेमेंट कैसे करेगा इंडिया में? पहले तो जर्मन बैंक्स के थ्रू पैसा रूट होके रशिया के पास जाता था। अब पेमेंट मैकेनिज्म यहां पे कैसे स्टैब्लिश किया जाएगा, वो एक बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। ऊपर से इंडिया में जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में बिजनेस इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उनमें यूएस का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो जो डायमंड है वो बनने के बाद यूएस मार्केट में जाके बिकता है मैक्सिमम। तो यूएस के सिटीजन इस ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, और ऑब्वियस सी बात है यूएस के सिटीजन के ऊपर ये कंडीशन डाली गई है कि आप तुरंत आके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी में, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल में अल्रोसा से रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं उनको जमा करा दो। तो कुल मिला के अल्रोसा के साथ इंडिया किस प्रकार से डायमंड इंपोर्ट करेगा, ये एक प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। ये प्रॉब्लम बायलेटरल ट्रेड के रिस्पेक्ट में भी है, ये प्रॉब्लम हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को बढ़ाने के रिस्पेक्ट में भी है, ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए भी है जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में काम करते हैं, उनकी नौकरियां जा सकती हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस किया है। आई होप आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इफ पॉसिबल क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।